वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट कोड आपके सामने है BPAG 172। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन इलेक्टिव कोर्सेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका नाम है गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस। बात करनी है शासन चलाने की दोस्त, और शासन प्रशासन, इसमें जितने भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं वो मैंने यहाँ पर पहले से डाले हुए हैं। तो प्रशासन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। पहली बात तो आपको शासन का अर्थ पता होना चाहिए, है ना। एक तो पता होना चाहिए आपको शासन का अर्थ। 3 क्वेश्चन तो आप जरूर रट लेंगे। शासन का अर्थ, शासन की प्रकृति यानी नेचर क्या होता है, और शासन के सामने कौन कौन सी वर्तमान में चुनौतियां हैं। ये क्वेश्चन कई बार हम आपको करा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चंस आपके लेके आया हूं दोस्त, वो लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना दोस्त। क्या लेके आए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, इस सब्जेक्ट कोड के अंदर रिपीट होते हैं। इंग्लिश मीडियम की इसकी क्लास हो चुकी है, अब बात करेंगे हिंदी मीडियम में समझने की। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आज का आपका? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इसको कहते हैं, दूसरे शब्दों में से भूमंडलीकरण भी कहते हैं। इसका अर्थ है दुनिया भर के देशों, समाजों और संस्कृतियों का आपस में क्या होना दोस्तों? जुड़ना। आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। जब पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के लोग, उनकी संस्कृतियां, उनके धर्म, उनके आप कह सकते हैं रीति रिवाज, परंपराएं आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से, प्रत्येक रूप से होने वाला आपसी जुड़ाव ही क्या है? वैश्वीकरण है। यह जुड़ाव कैसे कैसे हो सकता है दोस्त? ये जुड़ाव आपका आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक भी हो सकता है, जिसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार के साथ साथ निवेश, तकनीकी विकास, सूचना और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया का एक होना, वो चाहे किसी भी रूप में दुनिया एक हो रही हो। अब आज के समय आप देखेंगे बर्गर किंग, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, जैसे आप आम भाषा मैकडी कह देते हैं, पिज्जा हट, ये सभी आप चीजें देखें तो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो भारत में अपना खाने का व्यापार क्या हो रही है? बढ़ा रही है, और भारतीय संस्कृति के खान पान को प्रभावित कर रही हैं। ये भी वैश्वीकरण है। समझ में आया दोस्तों? इट मींस वैश्वीकरण ने क्या किया है? दुनिया के अलग अलग देशों को आपस में करीब लाने का काम किया है, और इन देशों के बीच में निर्भरता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। बात समझ में आई? अब 99 रुपीज की मील की बात यदि हम करें, बर्गर किंग के 99 रुपीज मील की बात करें दोस्त, तो एक बात मुझे आप बता दीजिए, क्या आप ऐसे नहीं है कि आप इसे खाते हो? आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम इसे खाते हैं। तो इट मींस बर्गर किंग का 99 रुपीज वाला मील ही हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वैश्वीकरण में 2 शब्द हैं, एक है विश्व और एक है दोस्तों एकीकरण। विश्व और एकीकरण, 2 शब्दों को मिलाकर हमने क्या बनाया? वैश्वीकरण शब्द बनाया है। अब ये एकीकरण आपका पैसे में भी हो सकता है, धन में भी हो सकता है, ये एकीकरण आपका संस्कृति यानी कल्चर में भी हो सकता है, ये एकीकरण आपका सामाजिक भी हो सकता है, और ये एकीकरण आपका राजनीतिक भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव सांस्कृतिक रूप से देखने के लिए मिलता है, सामाजिक रूप से देखने के लिए मिलता है। हमारा नीली जींस का पहनना, मैकडी में बर्गर खाना, या फिर आप कहेंगे डोमिनोज में पिज्जा खाना, ये सब सांस्कृतिक प्रभाव है। और वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में जो संस्कृति फैलती जा रही है दोस्त, उस संस्कृति को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी संस्कृति। वेस्टर्न कल्चर बहुत तेजी से क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है दोस्त? बताइए जल्दी। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी हो रही हो, तो वो क्या कर सकता है? हमसे पूछ सकता है। यह है आपका वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट, यानी विश्व का क्या होना दोस्तों? एकीकरण होना, विश्व का आपस में जुड़ाव होना, यह एकीकरण ही वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण के विभिन्न स्थितियों में क्या संबंध रहेंगे? तो ये पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, उसे डाउनलोड जरूर करें। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन एजू चक्र के नाम से है, जाइए और उसे प्ले स्टोर पर रेटिंग भी दीजिए। तो वैश्वीकरण का राज्य के साथ क्या संबंध है, समाज के साथ क्या संबंध है, बाजार में कैसा संबंध है, इन सभी की हम बात करेंगे। तो राज्य का मतलब यहां पर होता है किसी देश की सरकार। तो सरकार की भूमिका पर या राज्य की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ता है वैश्वीकरण का? देखो, वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका को क्या दी है? चुनौती दी है। आजकल देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शरणार्थी संकट, पर्यावरणीय समस्याएं, मानव अधिकार जैसे मुद्दे क्या हो रहे हैं? सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। इसलिए सरकार को अपनी पॉलिसीज क्या करनी पड़ती हैं? चेंज करनी पड़ती हैं। अब आज के समय आप यदि देखें तो प्रत्येक देश को ना चाहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना ही पड़ता है। मान लीजिए हमारे देश की सरकार कहे कि मैं अमेरिका के साथ अब व्यापार नहीं करूंगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए,
लेकिन भारत की जनता को क्या चाहिए? भारत की जनता को चलाने के लिए आईफोन भी तो चाहिए। अब ये आईफोन तो तभी आएगा ना जब अमेरिकन व्यापार हमारे साथ हो, अमेरिका के साथ हमारा व्यापार हो। तो बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भारत से तो बहुत सी सुख सुविधाएं क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी। तो इसलिए अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है सरकार को। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण ने देशों को आपस में जोड़ दिया है। इसके साथ ही कुछ मामलों में यह राष्ट्रीय संप्रभुता पर भी असर डालता है। और बात सही है दोस्तों, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं, लेकिन अब इतना आसान नहीं है अपने फैसले स्वयं लेना। यदि हम ये कहने लगे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहूं हम नीली जींस नहीं पहनेंगे दोस्त, तो फिर क्या पहनेंगे? ये भी तो सवाल है। फिर एकदम से कल्चर को कैसे चेंज करें? अब लोगों को आदत पड़ चुकी है। तो वही चीज है दोस्त, अब जो राष्ट्रीय संप्रभुता की बात आती है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, उनको लेते समय थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? देश दुनिया का ध्यान रखना पड़ता है, लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो संप्रभुता कहीं ना कहीं क्या हो रही है दोस्तों? कम हो रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? इट मीन्स आप कह सकते हैं यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ और डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के फैसलों का प्रभाव दुनिया के प्रत्येक देश पर देखने के लिए मिलता है। यह है वैश्वीकरण का राज्य पर प्रभाव। अब बात करेंगे वैश्वीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी पर। वैश्वीकरण के कारण समाज और संस्कृति का क्या हो रहा है दोस्त? आदान प्रदान हो रहा है। मैंने कहा था एक्सचेंज हो रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं, एक दूसरे की भाषा को बोल रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ का फेवरेट खाना खा रहे हैं और एक दूसरे की जीवन शैली भी अपना रहे हैं। आप इंस्टाग्राम देखिए, आधे से ज्यादा कल्चर आपको वेस्टर्न देखने के लिए मिलेगा। ड्रेस वेस्टर्न मिलेगी, खाना वेस्टर्न मिलेगा आपको, रहन सहन वेस्टर्न हो गया है लोगों का, वेशभूषा वेस्टर्न हो गई है, इवन रीति रिवाज, वैलेंटाइन डे मनाना, क्रिसमस मनाना, सब वेस्टर्न कल्चर है दोस्त। इट मींस समाज पर इसका गहरा प्रभाव है। सबसे अधिक प्रभाव कहां पर है? समाज पर, वैश्वीकरण का। ठीक है, इसी कारण से कई बार दोस्तों क्या हो रही है? सांस्कृतिक विविधता पैदा हो रही है। तो कभी दो संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं, लेकिन कभी कभी सांस्कृतिक संघर्ष भी दोस्तों यहां पर देखने के लिए मिलता है। वैश्वीकरण ने डिजिटल दुनिया को जन्म दिया है। ये जो इंस्टाग्राम प्रोडक्ट है, आपको पता है मेटा कंपनी इंस्टाग्राम को चलाती है। कौन सी कंपनी? आप कहेंगे सर मेटा कंपनी, जिसका फेसबुक भी है। तो ये जो मेटा कंपनी है दोस्त आपकी, मुझे बता दीजिए, ये अमेरिकन कंपनी है। तो ये कंपनी प्रमोट करती है कहीं ना कहीं किसको? वेस्टर्न कल्चर को। पूरा व्यवस्था इसको क्या वेस्टर्न कल्चर के आधार पर बनाई गई है। तो डिजिटल दुनिया जो हम देख रहे हैं ना, ये वेस्टर्न कल्चर के नजरिए से देख रहे हैं। तो समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्या है? बाजार, मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्वीकरण के कारण बाजार बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले बाजार में सिर्फ और सिर्फ घरेलू उद्योग होते थे, है ना, लिमिटेड कंपनी थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब कंपनियां और व्यापारिक संस्थाएं विभिन्न देशों से आती हैं। इट मीन्स आज के समय में सबसे ज्यादा एमएनसीज कंपनी हो गई हैं, बहुराष्ट्रीय निगम जिन्हें आप कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। आप हर दूसरी कंपनी को देखिए, जो प्रोडक्ट सुबह से शाम तक आप यूज करते हैं वो सब मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। आपका फोन, आपके शूज, है ना, आप कह सकते हैं आपके कपड़े, है ना, आपके खाने पीने की वस्तुएं, आपका चाइनीज फूड, सब आप कहेंगे बाहर से आया हुआ है। तो इट मीन्स बाजार की रूपरेखा मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या कर दी है? बदल दी है। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? इससे फर्क क्या पड़ता है? यह मुक्त व्यापार, प्रतिस्पर्धा और कीमतों में बदलाव जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। आप देख रहे हो ना, एक समय था दोस्त कि हम चाइनीज फूड को जानते भी नहीं थे, और आज के समय में आप देख रहे हैं बाजार में चाइनीज फूड ही कई तरीके से बेचा जा रहा है। इट मीन्स आप कहेंगे मार्केट पर वैश्वीकरण का गहरा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। यह है आपका दोस्त कॉन्सेप्ट नंबर 2। वैश्वीकरण समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है दोस्त? ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं दोस्त? अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा कर पा रहे हैं। ये यूट्यूब पर आप क्लास दे रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। एप्लीकेशंस जो बन रही है, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, इंटरनेट, डिजिटल दुनिया, एप्लीकेशन, सब कुछ क्या है दोस्तों? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब आईसीटी के माध्यम से आपस में क्या है? कनेक्ट है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। भारत में कैसे काम कर रही है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था पर, यह टेक्नोलॉजी देश की अर्थव्यवस्था पर, समाज पर और शासन पर, सब पर क्या करती है दोस्तों? तेजी से प्रभाव डालती है। आप ही देख लीजिए, अर्थव्यवस्था को बदल दिया है इसने पूरी तरीके से। सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग अभी समझ नहीं पाए कि हमें तकनीक को नियंत्रण में कैसे लेके आना है, कैसे उसका सही इस्तेमाल करना है।
अभी भी तकनीक हम पर हावी है, हम तकनीक पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। शासन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस आईसीटी में शामिल होते हैं हमारे कंप्यूटर्स, हमारा इंटरनेट, टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर्स, इवन हमारे मोबाइल। सबसे बड़ी राड़ की जड़ तो दोस्तों यही है ना, आप कह सकते हैं ये है सबसे बड़ा अभिशाप। तो आईसीटी द्वारा दिए गया सबसे बड़ा अभिशाप ये है मोबाइल। रीजन क्या है, हम चला रहे होते हैं व्हाट्सएप, फिर उस पर एक स्टेटस देखते हैं, वहां से हमें गाना पर चलता है, हम पहुंच जाते हैं उस गाने को पूरा सुनने के लिए यूट्यूब पे हमें एक ऐड दिखाई देता है, पूरी एल्गोरिदम होती है ना, फिर वहां से हम गूगल पर क्या करने लगते हैं, सर्च करने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ने बैठे थे मोबाइल लेके, पता नहीं क्या क्या हम कर रहे होते हैं। यही चीज होती है दोस्तों भारत में। आईसीटी की बात करेंगे अब, क्लियर। तो भारत में आईसीटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग भारत में तेजी से डेवलप हो रहा है। जैसे आपने टीसीएस कंपनी का नाम सुना होगा, टीसीएस है, इंफोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, ये सारी भारत की आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी कंपनीज हैं दोस्तों। आईसीटी ना कह के आप इन्हें आईटी भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं। टीसीएस तो आपने देखा होगा भारत में जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं आपके, है ना, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड टेस्ट होते हैं आज के समय, एसएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वो सब कुछ टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। इसके अलावा टेक महिंद्रा है आपका, ये भी क्या करती है, आईटी क्षेत्र की ही कंपनी है। ये कंपनियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में क्या करती हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने भी एग्जांपल दिया ना, टीसीएस क्या करती है, भारत में एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। आगे देखिए, टेलीकॉम और मोबाइल नेटवर्क, जैसे आपको पता है भारत में तेजी से 4G और 5G नेटवर्क आ रहा है। जियो को बात तो आपने सबने सुना ही होगा, जियो 5G लेकर आया है दोस्त, है ना, तो ये चीज। इसके अलावा जियो जैसी कंपनियों ने इंटरनेट सेवा को और सुलभ बनाया है। जियो तो मैं कहता हूं ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे देश में लेके आया है कि पता ही नहीं चला कब में उसने फ्री से लेके हमें 249 के रिचार्ज की आदत लगा दी दोस्तों, हर मंथ की, हमें पता ही नहीं चला, है ना। किसी समय फ्री से स्टार्ट हुआ था जियो की कहानी 2019 के आसपास, 18 के आसपास, और आज आप देख रहे हैं क्या, ये कहानी पता नहीं कहां तक चली जा रही है। आगे देखो, डिजिटल इंडिया अभियान। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की, जिसके उद्देश्य क्या था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। और आपको पता है डिजिटल इंडिया में हमने क्या किया है दोस्तों, डिजिटल भुगतान की भी बात की है, जिसमें हमने क्या बनाया, आप कहेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना, ये भी हमने बनाया, भीम। फिर हमने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमने बनाया, यूपीआई सिस्टम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये भी आईसीटी या फिर आईटी क्षेत्र की एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जो हम फोन पे, गूगल पे और पता नहीं क्या क्या अड़गम सड़गम जैसे एप्लीकेशंस को चला रहे हैं। बात समझ में आई दोस्तों। आगे देखिए, ई शासन और सरकारी सेवाएं। आपको पता है जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो सरकार ने भी अपनी सारी, आप कहेंगे, सेवाएं ई गवर्नेंस के नाम से क्या कर दिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन डाल दिया। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन कीजिए। वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। हर चीज के लिए आप कैसे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो आईसीटी ने सरकार की सेवाओं को नागरिकों के लिए सुलभ बना दिया है और पारदर्शी बना दिया है। पारदर्शी मतलब अब किसी को कोई काम कराने के लिए रिश्वत देने की आवश्यकता आपको नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है दोस्त। ई गवर्नेंस इसी की पहल है दोस्त। अब क्या होता है, आप देखेंगे माईगव जैसे प्लेटफॉर्म आपको देखेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं सरकार की। मान लीजिए आपको फॉर्म भरना है सरकारी नौकरी का, कोई ऑफलाइन फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली में भरना चाहते हैं, DSSS है। आप यूपी में भरना चाहते हैं, UPSSC है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पर डायरेक्ट फॉर्म फिल कीजिए। किसी से आपको फॉर्म ऑफलाइन भरने की, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसे ई शासन कहते हैं दोस्त। इसके अलावा ई व्यापार, आपको पता है आज के समय में ई कॉमर्स कंपनियों में आप देखते हैं फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है। आज के समय में खरीदना बेचना ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से हो रही है। ये भी आईटी सेक्टर का ही आप कह सकते हैं एक एलिमेंट है, एक तत्व है। यहां तक किसी को समस्या है, परेशानी तो नहीं, बताइए दोस्त। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहां पर कवर कराए हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी सतत विकास की, कि सतत विकास क्या होता है, सतत विकास के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। फिर स्थानीय शासन पर हम थोड़ा सा आएंगे और देन वी विल ओवर, फिर हम ओवर कर देंगे। देखिए सतत विकास क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिए। सतत विकास का सिर्फ एक मतलब होता है, ऐसा विकास जिससे आज के समय में विकास हो जाए, हमें प्रॉफिट भी मिले और आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान ना झेलना पड़े। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करें, दिल्ली आज के समय में चाहे कुछ भी हो, कितना भी विकास क्यों ना कर रहा हो, पर दिल्ली में पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है कि आने वाली पीढ़ी यहाँ विकास तो छोड़िए सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगी। तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? आप कहेंगे नहीं सर, ये दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रख के विकास को करना। तो देखिए क्या होता है, एक ऐसी विकास प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा भी करती है और भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान भी दोस्तों रखती है।
ठीक है, ताकि उनकी लाइफ क्वालिटी में कोई अंतर ना आए। ये बिल्कुल ऐसा सा है कि अगर आपने बंगाल टाइगर देख लिया है तो आने वाली पीढ़ी भी देख पाए, उसके शिकार को तुरंत रोका जाए, ये भी सतत विकास है। अगर आपने पेट्रोल की गाड़ी चला ली है तो कम से कम रेड लाइट पर अब आप अपनी गाड़ी को बंद कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी पेट्रोल की गाड़ी चला पाए। बात समझ में आई या नहीं आई? यह है आपका सतत विकास। इसका लक्ष्य होता है सभी लोगों की भलाई करना, समानता लेके आना और साथ साथ पर्यावरण की दोस्त रक्षा करना। मेन एस्पेक्ट तो इसका यही है, पर्यावरण की क्या करना, सुरक्षा करना। बात समझ में आई? अब देखिए सतत विकास कहां कहां चाहिए होता है हमें। आर्थिक क्षेत्र में हमें सतत विकास की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर हम कहते हैं कि बिना पर्यावरण नुकसान के सभी को समान अवसर मिले। मतलब औद्योगिकरण भी हो, नए नए उद्योग भी लगे, फैक्ट्रियां भी लगे, लोगों को रोजगार भी मिले, लेकिन प्रदूषण को थोड़ा कंट्रोल करके हम काम को करें, सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करें। अगर हम एक पेड़ काटकर फर्नीचर बना रहे हैं तो 10 पेड़ लगाने की भी सोचें। यह है आर्थिक विकास का सतत वाला रूप। फिर आता है आपका सामाजिक समावेशन। इसका क्या मतलब है? विकास हो रहा है, अमीर को सारा लाभ मिल रहा है, गरीब के हिस्से में आ रहा है प्रदूषण, तो ये नहीं होना चाहिए दोस्त। समावेशन का मतलब यह है कि गरीब लोगों को, महिलाओं को, जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यकों को, विकलांगों को, इनको भी समान अवसर मिलने चाहिए। अमीर गरीब का अंतर समाप्त होना चाहिए, आर्थिक विभाजन पर रोक हो और सामाजिक समावेशन होना जरूरी है। यह भी सतत विकास का ही एक रूप है। पर्यावरण में स्थिरता रहनी चाहिए। आज के समय में आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि भुट्टा भुन जाए और सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि आपकी कुल्फी जम जाए। इट मीन जलवायु स्टेबल नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार हम प्रदूषण फैला रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यही जलवायु परिवर्तन है। यदि आप इससे छुटकारा चाहते हैं तो सतत विकास चाहिए पर्यावरण स्थिरता के लिए। शिक्षा हो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर आज के समय सतत विकास की आवश्यकता ना हो। शिक्षा क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो आप मुझे बताइए 12वीं कक्षा तक जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हमें इस काबिल बना पा रहा है कि हम 10,000 रुपए की नौकरी भी कर लें? आप कहेंगे नहीं सर, वो हमें मजदूरी वाला काम करा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई डिलीवरी बॉय है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डिलीवरी बॉय का काम आपको 12th करने के बाद मिल रहा है, 10th करने के बाद भी आपको डिलीवरी बॉय का काम मिल सकता था, तो आपकी 2 साल तो क्या हो गए दोस्त, वेस्ट हो गई। आप कहेंगे बिल्कुल सर। और यदि बाइक चला के एक नॉर्मल सा ऑर्डर ही आप क्या करना है, डिलीवर करना है, तो इट मीन्स आपको इतनी एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक बेसिक एजुकेशन या ट्रेनिंग अगर आप लें, इस काम की एक नॉर्मल अनपढ़ व्यक्ति को ट्रेनिंग मिले तो भी वो इस काम को कर सकता है। जबकि हमारे देश के एमए किए हुए युवा क्या कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हमारी एजुकेशन क्वांटिटी तो दे रही है, क्वालिटी नहीं दे पा रही है। इट मीन्स शिक्षा में भी सतत विकास की आवश्यकता है। क्या यहां तक बात समझ में आई दोस्त? बताइए। आगे देखिए, बात करते हैं लोकल गवर्नेंस की। आज लास्ट टॉपिक है आपका। इसका क्या मतलब होता है? आपको मैंने कितनी बार बताया कि हमारे देश में जो प्रशासन है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब तीसरा जो हिस्सा है वो 1992 में बनाया गया था दोस्त, 1992 में, जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नेंस या लोकल गवर्नमेंट, LG के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका मतलब है कि प्रशासन को राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना, मतलब राजनीतिक शक्ति को और टुकड़ों में बांटना। जैसे पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, ये आपने सुनी होगी, इनके भी इलेक्शन होते हैं। आपने सुना होगा निगम पार्षद बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये स्थानीय शासन के हिस्से होते हैं। आगे देखिए, स्थानीय शासन का उद्देश्य होता है नागरिकों को अधिक प्रभावी और अच्छी सेवाएं क्या करना, प्रदान करना। बात समझ में आई? अब भारत में देखिए दोस्त, किसके माध्यम से चलता है? भारत में स्थानीय शासन की बात करें तो संविधान में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में हुआ था दोस्त। ये इसकी खास बात क्या थी इस संशोधन की? इस संशोधन में ग्रामीण क्षेत्रों में तो गांव पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय क्या किए गए थे, बनाए गए थे, ताकि इन दोनों स्थानों पर क्या कर सके, छोटा छोटा स्थानीय शासन लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, लोगों की शासन में भागीदारी बढ़े और लोग लोकतंत्र में क्या कर सके, मजबूती से काम कर सकें। अब जैसे 73वां संविधान संशोधन क्या करता है, ये गांव पंचायतों की स्थापना करता है, जिसे आप पंचायती राज संस्थाएं कहते हैं, स्टार लगा लेना। इसमें 3 स्तर बनाए गए। गांव में होंगी गांव पंचायतें, जिसमें आपने सुना होगा 5 पंच होते हैं। क्या होते हैं? 5 पंच होते हैं। उन पंचों में से एक सबसे बुजुर्ग होता है सरपंच, जिसे आप प्रधान भी कहते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद जो ब्लॉक स्तर पर होती है, इसे आप ब्लॉक समिति या फिर आप क्या कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं। गांव स्तर पर तो पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना, जिला परिषद, ये जिला स्तर पर होता है। ये व्यवस्था भारत में बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में 74वां संविधान संशोधन किया गया, 1992 में किया गया था।
इसमें यह कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिकाएं दोस्तों बनाई जाएंगी। इनका काम क्या होगा? पानी की सुविधा प्रोवाइड करना, कचरे को उठाकर ले जाना, सड़कों की क्या करना दोस्तों? देखभाल करना। आपने देखा होगा घर में, दिल्ली में स्पेशली जो लोग रहते होंगे उन्होंने देखा होगा, एक गाड़ी कूड़ा उठाने वाली आती है, वो म्युनिसिपैलिटीज की गाड़ी होती है। इन्हें ही आप क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कमीशन, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉरी, ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं नगर निगम। ये आपको शहरी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराए यही एग्जाम में आएंगे। पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें एजुचक्र के नाम से।